हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो अभी जनवरी में पेपर होना है कनिष्ठ सहायक का। तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ रहने वाली है। तो इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को भी इसमें हम देखेंगे, चाहे वो यूकेट पॉलिसी हो या यूकेपीएससी हो। तो इन एग्ज़ामों में जो हॉट टॉपिक रहते हैं, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को इसमें हम पुट अप करेंगे और इसमें साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को भी देखेंगे, क्योंकि इससे भी क्या रहता है, बहुत से बार बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसा कि रेशियो इसमें है, 100 नंबर का पेपर होना है कनिष्ठ सहायक का, जिसमें से 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जानी है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का पार्ट रहेगा और जीके जीएस का जो पार्ट रहता है वो 40 नंबर का रहता है। तो हम कुछ-कुछ करके, यानी कि पूरा 100 नंबरों का पेपर तो इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन छोटे-छोटे टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे और ये जो सीरीज़ रहने वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, जो आगामी पेपर होने हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो या प्रवक्ता का जो प्री एग्ज़ाम होना है उसके लिए हो। तो इन सभी के लिए, जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल सा एक क्वेश्चन रहता है कि जो हिंदी भाषा है, उसकी जो लिपि है वो किस भाषा में लिखी गई है। कभी-कभी क्या होते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो बेहद बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो नॉर्मल सा है कि ये तो सभी को पता रहता है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न रहने वाला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि खड़ी बोली में ही वर्तमान जो हिंदी है वो अधिकतर बोली जाती है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न हम देखें, तो संविधान से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में जो राजभाषा है संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो अगर बात करें, तो इसमें जो भारतीय संविधान है, इसमें भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का जो राजभाषा से संबंधित इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, राजभाषा के बारे में इसमें कहा गया है। तो आप लोग इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 343 से लेकर के 351 तक का जो प्रावधान है, इसमें राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वह चेन्नई में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही जो क्रम है वो किस प्रकार का है। तो सही अनुक्रम इसका देखना है। तो सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत के बाद आई पाली, फिर उसके बाद आई प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही जो अगला रूप है वो हिंदी कहलाता है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो अगर बात करें, संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो 351 में प्रावधान करा गया है वो है कि हिंदी भाषा के विकास के इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर बात करें, संघ की जो भाषा होगी हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 343 में। और उसके बाद अगर बात करें, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसकी जो भाषा है वो हिंदी रहेगी, यानी कि एक भाषा हिंदी भी इसकी रहेगी और एक जो उसका पत्राचार रहेगा वो हिंदी में भी हो सकता है, और साथ ही साथ इंग्लिश भी इसमें रहेगी। ये जो प्रावधान है ये करा गया है आपको अनुच्छेद 348 में, ठीक हो गया। अनुच्छेद 348 में इसका प्रावधान है कि जो उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो 348 में है। उसके बाद अगर पत्राचार की भाषा की अगर बात करें, तो पत्राचार हेतु जो भाषा का इसमें वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 346 में।
अनुच्छेद 346 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है, तो जो ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी यानी कि पश्चिमी हिंदी की जो भाषा है वो कौन सी है? उपभाषा ब्रजभाषा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यानी कि जो अक्ष शब्द है ये संयुक्त शब्द है, यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। इसमें अगर अक्ष को अगर बात करें, क धन श से मिलकर के, क धन श से मिलकर के ये बना है अक्ष। तो इसका जो क्रम है, इसमें वर्ण के क्रम में जो पहले आता है वो क्या आता है? क आता है। तो इसमें जो वर्ण रहेगा वो कौन सा रहेगा? क रहेगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यानी कि जो ज्ञ वर्ण है ये जो वर्णों के संयोग से बना है वो बना है जौ धन यूं। यानी कि जौ धन यूं के संयोग से बना है ज्ञ, और इसमें जो जौ रहेगा वो आधा रहेगा, हलंत रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का अगर बात करें, अपकीर्ति जो शब्द होता है शुद्ध वर्तनी के जो रूप में लिखा जाता है वह लिखा जाता है कीर्ति, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। अब कीर्ति इसमें क्या होगा? शुद्ध वर्तनी इसकी रहेगी। तो ये तो कुछ हमने चुनिंदा प्रश्न देखे थे। आगामी जो इस सीरीज में आप लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर रहते हैं वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज रहने वाली है। उसके बाद अगर जीके जीएस और उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को देखें तो आप लोग देख पा रहे हैं, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, और किसी भी एग्जाम पेपर को आप उठा करके देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि ये आयोग का काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है। तो अगर दुर्गापुर संयंत्र की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी उस टाइम पे ये जो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, उसी टाइम पे ये जो बड़े बड़े इस्पात केंद्र थे इनकी स्थापना की गई थी। अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी की सहायता से जो लगाया गया था राउरकेला जो उड़ीसा में है वो लगाया गया था, और सोवियत संघ की सहायता से भिलाई जो इस्पात संयंत्र केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की जो खोज की थी किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तराखंड के चित्रों की शैली की जो खोज की गई थी 20वीं शताब्दी में, ये बैरिस्टर मुकुंदन लाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी पेपरों में भी ये भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? क्योंकि औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही यहाँ पर अंग्रेज जो होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो अपने पैर जमाना शुरू कर देती है, क्योंकि औरंगजेब से पहले वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इनके औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, तो इसकी मृत्यु को भी काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1707 ईस्वी में। ऑप्शन घ इसका हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के जो शक्ति त्रिशूल है में दो स्थानों पर किन लिपियों में लिखे गए हैं? यानी कि जो शक्ति त्रिशूल है उत्तराखंड का, ये जो दो स्थानों पे मिली है और इसमें जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है शंख लिपि, यानी कि ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद एक आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें अगर देखें तो दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता ही है। तो इसमें कहा गया है कि मैं पूर्व की ओर खड़ा हूँ, यानी कि अगर बात करें इस प्रकार से, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें कह रहा है कि मैं पूर्व की ओर खड़ा हूँ, यानी कि इस दिशा में खड़ा हूँ, और घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, तो इसकी दिशा में
ये कितना घूमता है 100 डिग्री, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री और यहाँ से ये इतना घूमता है। 100 डिग्री घूमता हूँ और उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि 100 डिग्री घूमता हूँ तथा घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, फिर उसके बाद यहाँ से विपरीत दिशा में घूमता है कितना 145 डिग्री, यानी कि यहाँ से घूमता है ये कितना हो गया 100 डिग्री और 100 डिग्री के बाद फिर वो कितना 45 डिग्री और घूमता है लगभग इतना, इतना यहाँ पर। तो जो ये वाला एरिया है ये कौन-सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जो दिशा रहेगी वो किस दिशा में होगी? उत्तर पूर्व। ऑप्शन ख इसका हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जो जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है ऑप्शन क एनएच 58, यानी कि एनएच 58 जो है वो बद्रीनाथ को क्या है हरिद्वार से जोड़ता है। अगर हम एनएच 72 की बात करें, ये दून को हरिद्वार से जोड़ता है, ठीक हो गया, यानी कि दून को हरिद्वार से जोड़ता है। और एनएच 87 की अगर बात करें 87 की, तो ये रामपुर को नैनीताल से जोड़ता है, ठीक हो गया, रामपुर को नैनीताल से जोड़ता है। और एनएच 74 की अगर बात करें, बरेली को उत्तरकाशी यानी कि काशीपुर से जोड़ता है, काशीपुर, ठीक हो गया, बरेली को काशीपुर से जोड़ता है एनएच 74 और रामपुर नैनीताल को जोड़ता है एनएच 87 और दून और हरिद्वार को एनएच 72 और जो बद्रीनाथ और हरिद्वार को जोड़ता है एनएच 58 जोड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो सांसद का पुरस्कार मिला है, ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा। तो उस टाइम पे जो वर्ष 2017 में सांसद यानी कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो पुरस्कार मिला था, वो मिला था भर्तृहरि महताब को, ठीक हो गया। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बृहगंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? यानी कि जो बृहगंगा है, ये जो नदी प्रवाह क्षेत्र में है वो किसका है? भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में आती है बृहगंगा। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो मीराबाई जो चानू हैं ये संबंधित है भारोत्तोलन से। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो जो पूर्णागिरि मेला है ये लगता है चैत्र नवरात्रि को। ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य जो रेलवे का मुख्यालय है वह है प्रयागराज में, ठीक हो गया, प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगर देखें मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में एक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पश्चिमी रेलवे का और एक देखने को मिलेगा मध्य रेलवे, ठीक हो गया, यानी कि मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो देखने को मिलेगा आपको मुंबई में। साथ ही साथ अगर नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली में आप लोगों को उत्तर रेलवे का मुख्यालय मिलेगा और पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय मिलेगा वो कोलकाता में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, क्योंकि सबसे जो अभी के टाइम पे आप लोगों को न्यूज़पेपरों में भी देखने को मिलता है और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहाँ पर समान जो नागरिक संहिता है ये लागू करने वाला राज्य बना हुआ है। तो ऐसे में अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो आप लोगों को मिलेगा वो अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है। ऑप्शन ख इसका हो जाएगा सही उत्तर। और इसको याद करने के लिए सही ट्रिक जो है अनुच्छेद 44, यानी कि चार चार क्या है एक समान है, तो एक समान होने के साथ साथ अनुच्छेद 44 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? समान नागरिक संहिता। अगर बात करें अनुच्छेद 40 में आप लोगों को पंचायतों से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। और अनुच्छेद 42 की अगर बात करें तो प्रसूति संबंधी जो सहायता है, अवकाश है महिलाओं के से संबंधित, तो ये देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें हम अनुच्छेद 46, तो SC ST के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान की बात करी गई है अनुच्छेद 46 में।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के आधार पर जो भोटी लिपि है का आविष्कार किसने किया था? तो भोटी लिपि का आविष्कार करने वाले थे थोनमी संभोटा। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी लिपि को तिब्बती लिपि भी कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि तिब्बती लिपि भी ये कही जाती है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो ई लर्निंग में सम्मिलित है। तो ई लर्निंग में जो सम्मिलित है इसमें से, वो इसमें आप लोगों को कंप्यूटर आधारित जो प्रशिक्षण है ये भी देखने को मिलेगा, और जो वेब्स आधारित प्रशिक्षण है ये भी आप लोगों को ई लर्निंग के ही अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इसमें दोनों ही सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। क और ख दोनों ही क्या हैं, सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जो कुमाऊं में कमिश्नर हुआ करता था वो था हेनरी रैमजे। ऑप्शन गो, यानी कि हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल यहाँ पर उत्तराखंड में रहा है वह कार्यकाल काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रैमजे था वो थोड़ा उदारवादी था, और उसके जो यहाँ की भाषा भी उसके द्वारा सीख ली गई थी, और यहाँ के लोग उसको प्यार से राम जी के नाम से भी बुलाया करते थे। तो उस टाइम पे जो यहाँ पर इसीलिए 1857 की क्रांति का इतना प्रभाव भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो चरित्र था वो काफ़ी क्या था, उदार होने के कारण यहाँ पर क्या था, इतना अधिक प्रभाव उत्तराखंड में इसका नहीं हुआ था। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो जो मगध महाजनपद था इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें उसके बाद अवंती, तो अवंती की जो राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी अवंती, वो उज्जैनी की राजधानी हुआ करती थी। और जो गांधार है वो तक्षशिला की राजधानी हुआ करती थी। और उसके बाद अगर उज्जैन की अगर बात करें, उज्जैन की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी क्या, अवंती। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक हो गया इसका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मगध जो है, मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रसिद्ध रचना शरदेई जो है वह किस लेखक की कृति है? तो जो शरदेई कृति है ये लिखी थी तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? यानी कि लकड़ी की शिल्पकला के लिए जो जानी जाती है वो जानी जाती है राजी जनजाति। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर गो। राजी जनजाति जो है लकड़ियों से संबंधित जो शिल्पकला है इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो यशवंत सिंह कटौज के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई थी वो नहीं लिखी गई थी उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन क ही इसका सही सही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो एक कृति थी ये लिखी थी धर्मपाल सिंह मनराल के द्वारा। ठीक हो गया, यानी कि धर्मपाल सिंह मनराल। ठीक हो गया, इनके द्वारा ये लिखी गई थी, लेकिन ये यशवंत सिंह कटौज के द्वारा नहीं लिखी गई थी। मध्य हिमालय की कला है, मध्य हिमालय का जो पुरातत्व है और उत्तराखंड का नवीन इतिहास है ये लिखा गया था यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। लेकिन उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा में काफ़ी बार भी हमारे द्वारा ये सीरीजों में भी डाला गया है, क्योंकि संविधान सभा में जो सबसे जो भीमराव अंबेडकर थे सबसे इंटेलिजेंट, उनके समकक्ष अगर कोई थे उस समय तो वो सिर्फ थे वी.एन. राव। ठीक हो गया, यानी कि वेनेगल जो राव जी थे यही इनके क्या थे, समकक्ष थे। अन्य लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। तो जो संविधान के सलाहकार माने जाते हैं वो वी.एन. राव को माना जाता है। तो ऑप्शन ख इसका हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान
के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से अधिकार को मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था? तो ये हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो इसमें से जो मूल अधिकारों से हटा करके इसको 300 के क में रखा गया था और ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 31 से इसको हटाया गया था और इसको डाला गया सीधे सीधे फिर अनुच्छेद 300 के क में। तो संपत्ति का जो अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकारों से। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को संविधान में दर्ज किया गया? यानी कि जीएसटी को संविधान में दर्ज किया गया था 2016 में। ठीक हो गया, 2016 में इसको दर्ज किया गया था और ये किया गया था 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न। सीरीज अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न है वो इस सीरीज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज हमने कुछ बहुत ही इसमें प्रश्न रखे, धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे और इसमें हम वही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आगामी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।